चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि ची गांव की आग से सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा दस्ता ची गांव में भेज दिया जाता है। ची गांव में इतने सारे लोग और इतनी भारी मात्रा में फूड सप्लाई पहली बार हुआ है। लोगों के लिए यह एक अनोखी बात थी। अब उन्हें विश्वास है कि ची गांव की आग पर काबू पा लिया जाएगा। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। ची गांव का हर निवासी अपने घरों से बाहर निकल आता है ताकि वह आगंतुकों को देखे, उनके गाने का आनंद ले, उन्हें तंबू बनाते हुए देखता रहे और फिर संभव हो तो उनके साथ गीत भी गाए। ये लोग तंबू लगाने के बाद अंदर की धूल साफ करते और गांव वालों द्वारा दिए गए पुआल को उसके अंदर बिछाते। गांव वाले देखते रहते कि किस तरह पुआल के ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ कंबल बिछाया जा रहा था। इतना ही नहीं, वे लोग तंबू के अंदर ही अपने कपड़े टांगने के लिए रस्सी की अरगनी बनाते, फिर लकड़ी के बोर्ड की मदद से छोटी छोटी अलमारियां तैयार करते, जिनमें एक मग और खाना खाने के लिए रुपहले एल्युमिनियम का एक बर्तन रखा जाता। उस दिन दोपहर बाद ची गांव के लगभग सभी लोग जंगल की उस आग को भूल ही गए थे, जो धीरे धीरे उन्हें अपने घेरे में लेती जा रही थी। वे इसलिए नहीं भूल गए क्योंकि इतनी लोगों की मौजूदगी से वे खुद को सुरक्षित समझने लगे थे, बल्कि इसलिए भूल गए कि उन्होंने देखा कि कितनी तेजी से उनके गांव में तंबुओं का एक शहर बनता जा रहा है और किस तरह लोगों ने यहाँ पूरी तरह छुट्टी का माहौल खड़ा कर दिया है। ची गांव के लोग अलग थलग पड़े रहने के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि अचानक शुरू हुई इन बेशुमार गतिविधियों ने उन्हें पूरी तरह सम्मोहित कर दिया था। क्या यह बहुत चमत्कारिक नहीं था? गड्ढे खोदकर दर्जनों चूल्हे बनाए गए थे और उनमें से लगातार लपटें निकल रही थी। उन चूल्हों पर बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे, जिनमें से चावल, गर्म तेल और हर तरह की सब्जियों की खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। समूचा ची गांव एक संवेदी मादकता से भर गया था। इस नए और शानदार दृश्य पटल के सम्मोहन की चपेट में अस्थायी तौर पर ही सही, जिस तरह गांव वाले आ गए थे, उसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। खाने से पहले जन मुक्ति सेना का एक दस्ता आया, जो अब तक आए दस्तों में सबसे ज्यादा चुस्त दुरुस्त लग रहा था, और उसने फिर एक गीत सुनाया। इसके बाद अपनी बाहों में लाल पट्टियां बांधे लाल रक्षकों के दस्ते ने गीत सुनाया। अगली बारी उन मजदूरों के दल की थी जो ऊपर से नीचे तक नीला कपड़ा पहने थे और सिर पर लोहे के टोप लगाए थे और जिनका काम पेड़ों को काटना था। पहले चूल्हे पर रखे बर्तन से हर व्यक्ति भरपूर चावल लेता, दूसरे बर्तन से अपनी पसंद की सब्जी और फिर उस सब्जी में तेल मिलाने के लिए तीसरे बर्तन की ओर बढ़ता। कुछ साहसी बच्चे भी थे जो अपने अपने घरों से बर्तन लेकर आ गए थे और यहाँ से गर्म खाना लेकर जा रहे थे। अंधेरा होते ही बस खानों की गंध बची रहती और लोगों की आवाजें शांत पड़ जाती। यह सिलसिला चलता रहता जब तक एक बार फिर पूर्वी क्षितिज पर जंगल की आग की लाल रोशनी नहीं दिखाई देने लगती। इस रोशनी को देखकर अचानक लोग सिहर उठते, लेकिन जल्द ही पता चलता कि वह रोशनी हल्की पड़ती जा रही है और फिर लोगों की घबराहट कम होती। खाना खाने के बाद गैस से चलने वाले जनरेटरों की आवाज गूंज उठती और एक ही साथ सारे तंबुओं में रोशनी हो जाती। इस बीच 3 अलग अलग जगहों पर फिल्म दिखाने के लिए पर्दे लगा दिए गए थे। मजदूरों, लाल रक्षकों और जन मुक्ति सेना के सैनिकों के दस्तों के लिए अलग अलग जगहें तय की गई थी। वे इन पर्दों के सामने बैठते और इनके चारों तरफ गांव के लोग होते जो आराम से सिनेमा देखते। गांव वालों को यह देखकर हैरानी होती कि पर्दे पर चल रही आकृतियां एकदम आदमी की तरह थी, लेकिन जब हवा चलती तो वे आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती।
हवा रुकते ही एक बार फिर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देने लगता। पर्दे पर किसी भीषण लड़ाई का दृश्य चल रहा था कि अचानक दिखाई जा रही फिल्म की आवाज एकदम गायब हो गई। मशीन गनों से गोलियां चलती हुई तो दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह देखकर लोगों के अंदर खलबली मच गई और भीड़ में से कुछ लोग जोर जोर से सीटी भी बजाने लगे। ठीक उसी समय किसी के खांसने की आवाज लाउड स्पीकर से सुनाई दी और इसी के साथ बहुत सपाट आवाज में लोगों ने सुना, एक जरूरी घोषणा। भीड़ एकदम खामोश हो गई और सभी लोगों ने लाउड स्पीकर की ओर अपने कान लगा दिए। इसी के साथ एक और घोषणा सुनाई थी, जिसमें बताया गया कि कोई जरूरी बैठक होने जा रही है। इसके बाद बैठक में शामिल होने वालों के नामों की एक लंबी सूची पढ़कर सुनाई गई। जिनके नाम पढ़े जाते थे वे दर्शकों के बीच से उठकर खड़े होते और एक किनारे जाकर अपना ग्रुप बना लेते। नामों की अंतिम सूची में ची गांव के लोगों का नाम था, लेकिन उनके नामों का उल्लेख करने की बजाय उन्हें उनके पदों से बुलाया जा रहा था। प्रोडक्शन टीम का नेता, शाखा सचिव, जन मिलिशिया का प्लाटून लीडर, गरीब और निम्न मध्य किसानों के संघ का अध्यक्ष और महिलाओं के एसोसिएशन के निदेशक, ये सभी लोग सबसे बड़े तंबू में इकट्ठा हुए, जिसे कमांड टेंट कहा जाता था, और बैठक शुरू हो गई। बैठक में उन्हें पता चला कि अगले दिन समूची सेना पहाड़ की ओर कूच करेगी। नदी से लेकर बर्फ की पट्टी तक वे ढलान पर पड़ने वाले सभी पेड़ों को काटकर आग मुक्त क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अनुमान लगाया गया कि इलाके तक आग पहुंचने में अभी 3-4 दिन लग सकते हैं और तब तक इस काम को पूरा कर लिया जाना जरूरी है। मजदूरों, जन मुक्ति सेना और लाल रक्षकों के अलावा कुल मिलाकर इस काम में 18 यूनिटें लगाई गई थी। प्रत्येक यूनिट जंगल के अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार होगी और हर यूनिट के साथ ची गांव के 2-3 लोग होंगे जो गाइड का काम करेंगे। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए सुओपो सबसे आगे आया। केलसांग वांगडू ने कहा, बेहतर हो कि हम कुछ पुराने लोगों को गाइड के रूप में ले, ऐसे लोगों को जिनके पास आग का ज्यादा अनुभव है। नेता ने केलसांग को चुप कराते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि जन मिलिशिया इस मामले में काफी सक्षम है। तुमने देखा नहीं कि उसके कितने लोग यहाँ आ चुके हैं। इन सबको खाने की जरूरत होगी। तुम बस यह करो कि कुछ लोग जुटाओ जो पहाड़ तक मजदूरों के लिए खाना पहुंचा सकें। बैठक खत्म होते होते बाहर सिनेमा देख रहे दर्शक भी जा चुके थे। दूर क्षितिज में अभी आकाश की लाली बनी हुई थी। केलसांग वांगडू सुओपो के करीब पहुंचा और बोला, हो सकता है मैं वह बात न कह सकूं जो यहाँ कही जा रही है, लेकिन इतना तो तय है कि आग यहाँ तक भी पहुंचेगी और यह भी तय है कि गांव के जो पुराने लोग हैं उनके पास ज्यादा अनुभव है। सुओपो ने बहुत तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखते हुए कहा, प्रोडक्शन टीम के नेता जरूर आग लगाने के अनुभव की बात कर रहे हैं। केलसांग वांगडू कोई दबंग व्यक्ति नहीं था। उसे प्रोडक्शन टीम का नेता उसकी क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से बनाया गया था कि जब देश में मुक्ति हुई तो वह ची गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। उसके काम से उसके जो वरिष्ठ जन थे वे निराश हुए। उन्हें लगा कि उसके जैसे लोग अपने मन के अंदर वर्ग दुश्मन के प्रति वैसी नफरत नहीं पाल सकते जैसी नफरत की आज जरूरत है और जो किसी भी नेता के अंदर होनी चाहिए। इस दौर में नफरत ही वह गतिशील शक्ति है जिस पर समाज सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता है। इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन यही वह चीज थी जो केलसांग के अंदर बिल्कुल नहीं थी। केलसांग के अंदर ही क्यों, ची गांव के उस हर सदस्य के अंदर जो पुराने समाज की गरीबी में दिन गुजार चुका था। लेकिन अब एक ऐसी नई पीढ़ी सामने आई है जिसके अंदर नफरत कूट-कूट कर भरी है। इनमें सुओपो ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर इस खूबी को बहुत प्रकट रूप में देखा जा सकता था। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। सुओपो के पिता भी स्वास्थ्य की दृष्टि से सदा से ही काफी कमजोर रहे हैं।
वह बहुत बूढ़े भी थे। जब वह 50 वर्ष के थे, सुओपो पैदा हुआ। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपना खराब स्वास्थ्य बेटे को विरासत में दे दिया था। थोड़ी सी भी थकान होने पर सुओपो के माथे पर नीली नसें उभर आती थी। उसके और उसके पिता के बीच फर्क यही था कि उसके पिता अत्यंत मृदुभाषी और आराम तलबी की जिंदगी जीने वाले थे, जबकि सुओपो अपने मन माफिक काम न होते देखकर छोटी छोटी बातों पर गुस्से से पागल हो उठता था। यह बताना किसी के लिए भी आसान था कि वह कब गुस्से में है, क्योंकि गुस्से में होते ही उसके माथे की नसें बाहर निकल आती थी। एक पुरानी कहावत के अनुसार सुओपो जैसे व्यक्ति के जीवन के बस 2 ही संभावित नतीजे हो सकते हैं। पहला तो यह कि उसे अप्राकृतिक मौत मिले और दूसरा यह कि वह अपने इलाके को विपदा की आग में झोंक दे। यही वजह थी कि आज जब काफी देर हो गई और सुओपो अपने घर नहीं पहुंचा, तो उसके बूढ़े पिता उसकी तलाश में निकल पड़े। वह खांसते हुए और अपनी छड़ी लेकर झुके झुके चारों तरफ से उसे ढूंढते रहे। जहां तक उसके पिता का संबंध है, जन मिलिशिया के प्लाटून लीडर के पद पर सुओपो को पहुंचाने के बाद भी हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। उस शाम बूढ़े पिता गांव के कई चक्कर लगा चुके थे जब उन्हें अपने बेटे की आवाज सुनाई थी। यह आवाज बहुत व्यंग्य भरी थी। सुओपो केलसांग वांगडू पर व्यंग कस रहा था। प्रोडक्शन टीम के नेता जरूर आग लगाने के अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। आमतौर पर केलसांग ऐसी परिस्थितियों में किसी बहस से बचने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने कहा, आग लगाने का अनुभव भी वैसा ही होता है जैसा आग को रोकने का अनुभव। अच्छा, ऐसा है? फिर क्या वजह है कि अफसर लोग दोरजी को अभी भी जेल में डाले हुए हैं? तुम केलसांग के शब्द गुस्से से बाहर नहीं निकल सके। जानवर कहीं के। केलसांग के वाक्य को पूरा करते हुए सुओपो के पिता की आवाज गूंजी और अपनी छड़ी हाथ में ताने हुए वह सुओपो की ओर बढ़े। सुओपो को पता था कि बूढ़े पिता के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह उनकी छड़ी से डर जाए। वह छड़ी सुओपो की पीठ पर पड़ी भी, लेकिन उसने जैसे ही छड़ी को पकड़ा, उसके पिता लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। जरा खुद को देखिए, आप क्या समझते हैं कि आप मुझे मार देंगे? सुओपो ने बड़े अजीब शब्दों में अपने पिता को संबोधित किया। केलसांग वांगडू उस बूढ़े व्यक्ति की मदद में तेजी से लपका, लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा कर वांगडू को रोक दिया। वह वहीं जमीन पर बैठ गए और वहीं से बैठे बैठे अपने नालायक बेटे को कोसने लगे। वह लगातार उसे कोसते रहे और फिर अंत में उन्होंने अपने गुस्से का निशाना केलसांग को बना लिया और कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने तुम्हें ची गांव का नया मुखिया बनाया था, लेकिन तुम्हारे अंदर पुराने मुखिया के मुकाबले आधी क्षमता भी नहीं थी। जरा देखो तो तुमने किस तरह गांव के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। देखो तो कि ये क्या बन गए। केलसांग वांगडू ने कुछ नहीं कहा। उसने बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर उठाया और कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं और फिर बात करूं। सुओपो के पिता अपनी छड़ी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने केलसांग का सहारा लिया और डगमगाते कदमों से घर की ओर रवाना हुए। रास्ते भर वह औरतों की तरह रोते रहे और बोलते रहे, देखो आज के लड़के क्या बन गए। ची गांव तो अब काम से गया। घबराइए नहीं, ची गांव बर्बाद नहीं होगा। केलसांग ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आज के नौजवान हमारे मुकाबले ज्यादा साधन संपन्न हैं। आप देखिए ना कि उन्होंने कितनी सड़कें और जल विद्युत केंद्र बनाए। हमारे मुकाबले उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा है और उन्होंने इतने कौशल सीखे हैं जो हम बुजुर्गों के पास नहीं है। ना, ची गांव अब काम से गया। सुओपो के पिता लगातार यही कहते रहे। क्या पहले किसी ने जंगल की ऐसी आग देखी थी जो जलती ही चली जाए और रुके ही ना? तुमने कभी देखा? नहीं, बिल्कुल तुमने नहीं देखा होगा और न मैंने ही कभी देखा और न हमारी पीढ़ी के किसी ने ऐसा देखा होगा। बेशक हम जंगल में आग लगाते थे जब तमाम फालतू चीजें पैदा हो जाती थी और उस आग से कभी-कभी पेड़ों में भी आग लग जाती थी,
लेकिन क्या इस तरह अब से पहले कभी तुमने आग देखी थी? चीगांव तो सचमुच अब काम से गया, बर्बाद हो गया। यह सही है कि ऐसी आग पहले किसी ने नहीं देखी, लेकिन अभी हमारे गांव तक जो शानदार सड़क बन गई है, उसे भी क्या पहले किसी ने देखा था? क्या आपने कभी देखा था? क्या हमारे पुरखों ने मोटर गाड़ियां देखी थी? किसी ने बल्ब जलते देखा था, जिससे समूचा तंबू रात में दिन के उजाले जैसा हो गया? या जल विद्युत मशीन देखी थी, जिससे बिजली बनाई जा रही है? मुझसे वे बातें मत करो जो तुम लोग मीटिंगों में करते हो। मैं उन बातों को नहीं समझता। मैं तो बस यह देख रहा हूँ कि समूची युवा पीढ़ी सड़ती जा रही है। मैं तो यह देख रहा हूँ कि जंगल की आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जंगल की आग बिल्कुल थम जाएगी, केलसांग ने कहा। तुमने देखा नहीं कि कितने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं? वे यहाँ चीगांव को बचाने आए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने रोना बंद कर दिया था। उसकी आंखें हल्की लाल रोशनी में चमकती हुई नजर आईं। उन्होंने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। वे सुनहरे हंस जो हमेशा दिखाई देते थे, चीगांव के जंगलों से गायब हो चुके हैं। चीगांव अब बर्बाद हो गया है। अभी तक किसी ने सुनहरे हंसों को नहीं देखा है। केलसांग ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा, ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हें पहाड़ वाली झील में रहने वाले सुनहरे हंसों की जानकारी ही नहीं है। जैसे तुम्हें यह भी जानकारी नहीं है कि जब तुमने खूबसूरत सफेद सनोवर के पेड़ों को काटा तो वे उड़ गए, बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कहा। केलसांग वांगडू ने जब कहा था कि गांव के किसी ने कभी सुनहरे हंसों को नहीं देखा, तो वह गलत नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि सब लोग यह विश्वास करते थे कि सुनहरे हंसों का एक जोड़ा गांव के पीछे वाली झील में रहता था। उन हंसों के हरे रंग के सिर थे और रूबी की तरह लाल गोल आंखें थी। जब वे हवा में उड़ते तो चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल जाती। जब वे झील में आराम करते तो झील का पानी आसमान से भी ज्यादा नीला दिखाई देता। चीगांव की रक्षक इन सुनहरे हंसों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इन्हें केवल दिल की गहराई से ही देखा जा सकता था। उन्हीं की बदौलत चीगांव के फसलों को अच्छा मौसम मिलता था और बदले में गांव के लोग इन हंसों को एक शानदार झील, हरे भरे पहाड़ और शांत वातावरण देते थे। लेकिन गांव के लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी तेज कुल्हाड़ियों की धार से दिनों, महीनों और सालों तक पेड़ों को काट दिया। पेड़ों को इसलिए नहीं काटा गया कि खाना बनाने या चाय गर्म करने के लिए लकड़ी की जरूरत पूरी हो, और न तो सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए ही इन्हें काटा गया। इन्हें इसलिए भी नहीं काटा गया कि किसी नव विवाहित जोड़े के लिए कोई मकान बनाना था, या भरपूर पैदा फसल के लिए गोदाम की जरूरत थी, या मवेशियों के लिए कोई तबेला बनाना था। यही वजह है कि सुनहरे हंस नाराज हो गए और फिर वे यहाँ से चले गए। चीगांव के लोगों ने इस मुद्दे पर उसी समय बहस शुरू कर दी थी जब सबसे पहले सनोवर के सफेद पेड़ों पर कुल्हाड़ी चली थी। इस मुद्दे पर सुओपो की राय कुछ इस तरह थी, तुम सब लोग बकवास कर रहे हो। अगर जंगली हंसों का जोड़ा इतना चमत्कारी और शक्तिशाली था जितना तुम लोग बता रहे हो, तो क्या उन्हें यह नहीं पता चल सका कि लकड़ियां इसलिए काटी जा रही हैं ताकि प्रांतीय राजधानी में 10,000 ईयर पैलेस का निर्माण किया जा सके? बातचीत का यह एक असाधारण विषय था, लिहाजा सुओपो के इस सवाल का भी लोगों की ओर से बहुत उग्र स्वर में जवाब मिलता। तो कुल मिलाकर तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि तुम सुनहरे हंसों में विश्वास नहीं करते हो? किसी और ने भी तुरंत इस अविश्वास पर सवाल उठाया। अगर तुम गांव में रहते हो तो इन हंसों में यकीन करते हो। भले ही सुनहरे हंसों का अस्तित्व काल्पनिक हो, लेकिन सुओपो जैसे प्रगतिशील सोच के लोगों ने बराबर इस बात का ध्यान रखा कि वे इन हंसों के अस्तित्व के बारे में बहुत खुलकर अपनी राय न व्यक्त करें। वैसे तो अकेले रहने पर सुओपो भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता था, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल तो उठते ही रहते थे। मसलन, क्या वह सचमुच उन हंसों में विश्वास नहीं करता, या वह विश्वास न करने का नाटक कर रहा है? दोस्तों,
चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। उसे पता था कि किसी चीज में वह विश्वास करता है। वह इस बात में विश्वास करता था कि राज्य की जरूरतें विशेष किस्म की जरूरतें होती हैं, ऐसी जरूरतें जिन्हें जनता पर लागू करने का कारगर तरीका हो। एक और बात जिसे वह नहीं जानता था वह यह थी कि इन पेड़ों को काटने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। पुराने लोग इस चर्चा को ज्यादा पसंद करते थे कि जब गांव के आसपास तो हवा के झोंके ज्यादा तेज और चुभन पैदा करने वाले हो गए थे। लेकिन अगर हवा पहले के मुकाबले ज्यादा तेज हो गई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पुराने लोगों की एक शिकायत यह थी कि इन तमाम पेड़ों के काटे जाने से बहुत सारे प्राकृतिक सोते सूख गए और इलाके की नदियां पहले के मुकाबले छोटी हो गई। इस पर सुओपो का जवाब होता, इतने सारे पानी की जरूरत ही क्या है? जी गांव में इतने लोग भी नहीं है कि वे एक प्राकृतिक सोते का पानी खत्म कर सके। असल में पुराने लोगों की आदत ही होती है कि वे किसी न किसी चीज की शिकायत करते रहते हैं। उसने मन में सोचा कि ठीक है, लोग शिकायत करते हैं। सुओपो और उसके मित्रों की सोच के अनुसार पुराने लोगों का इस बात पर बौखलाना अजीब था कि गांव के चारों तरफ के पेड़ों के कट जाने से सारी खूबसूरती खत्म हो गई। उसे और उसके दोस्तों को इस खूबसूरती शब्द से बहुत चिढ़ होती। वे लोग इस तरह के शब्दों का उच्चारण ही कैसे करते हैं, जबकि खुद उनके चेहरे धूल से भरे होते हैं और वे इतने आलसी होते हैं कि अगर उनके गांव में या गांव की गलियों में उनके पाले मवेशी गोबर कर दें तो वे उन्हें साफ भी नहीं करते। सुओपो के पिता उन्हीं बूढ़े लोगों में से एक थे। अब वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ा था और फिर रोने लगा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उनके चेहरे पर बहुत मासूम भाव उभर आया। फिर उन्होंने केलसांग वांगडू से कहा, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन ची गांव के लिए तुम अच्छे नेता नहीं हो। बिल्कुल, यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ, केलसांग ने जवाब दिया। फिर क्यों नहीं तुम इस काम के लिए किसी और व्यक्ति को ढूंढ लेते हो? तुम्हारा बेटा? बूढ़े ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज के पीछे कहीं उसकी लाचारी भी छिपी हुई थी। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है तुम इस बात को मजाक में कह रहे हो, लेकिन वह तो दिन रात यही सोचता रहता है। यहाँ तक कि वह रात में सोए में भी ऐसा ही कुछ बड़बड़ाता है। लेकिन तुम्हें पता है कि वह क्या बनने के लिए पैदा हुआ है? तुम केलसांग वांगडू इस काम के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर पर्याप्त मात्रा में क्रूरता नहीं है। तुम लोगों को नीचा नहीं दिखा सकते और हर व्यक्ति को पता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। लेकिन मेरा बेटा, वह लोगों के खिलाफ काम करते हुए अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसे लोगों का अंत कभी अच्छा नहीं होता, कभी नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने वह सब कह दिया जो वह कहना चाहता था। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, जिससे कमरे की रोशनी बाहर तक आ गई, जो गर्मी का एहसास करा रही थी। इसके विपरीत उसकी आवाज और भी ठंडी तथा सख्त हो गई थी। और मैं इसलिए तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। तुरंत वह रोशनी गायब हो गई और इसी के साथ रोशनी के संग बाहर आई गर्माहट भी। केलसांग वांगडू अकेले किसी और के बरामदे में खड़ा रहा। वह पूरी तरह अपने शरीर और आत्मा के साथ अंधेरे में धंसता चला गया। जंगल की आग पूर्व अनुमानित समय के अनुसार नहीं पहुंची। अब उसका स्वरूप भी पहले की तरह उग्र नहीं था। रात में भी अब दूर से दिखने वाली लपटें लगभग नहीं के बराबर दिख रही थी। वसंत की मौसमी लहर ने, जो आग से बाधित हो गई थी, हवा को ठेलकर पहाड़ की ढलान तक पहुंचा दिया। पहाड़ की बर्फ से ढकी टेढ़ी मेढ़ी चोटियों से नीचे की ओर बहती हवा ची गांव की घाटी के गहरे छुपे स्थानों को बुहार गई। आग की उल्टी दिशा में बहने की वजह से हवा ने आग के बढ़ने पर रोक लगा दी। इसने लपटों को खुद उन पर ही बार बार पलटा और उन्मत्त होकर आग बढ़ने के दौरान जिन्हें अधजला छोड़ दिया था,
उन्हें फिर से संवारने के लिए मजबूर कर दिया। इसने उस समय चल रहे राजनीतिक अभियान की भी थोड़ी याद ताजा कर दी, जो लगता था हल्का पड़ गया और ठंडा हो गया, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं था कि यह खत्म हो गया। दरअसल इसने काफी गहरे गोता मार लिया था और पहले के मुकाबले ज्यादा क्षमता के साथ अदृश्य रूप से घातक प्रहार कर रहा था। बहरहाल जिस समय आग अंधाधुंध रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, यह पेड़ों की आदिम छतरी को भेदती हुई निकल गई। इसके पांव जमीन तक नहीं पड़े, यह ऊपर की टहनियों के जरिए आगे बढ़ती रही। आग इसी रफ्तार से बढ़ना चाहती थी और हवा अब तक इसका साथ भी दे रही थी, लेकिन अब हवा ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब हवा ने लपटों को मजबूर कर दिया था कि वे फिर वहीं चली जाएं जहां से शुरू हुई थी और जंगल के निचले हिस्से से, जहां उन्होंने काफी हिस्से को पहले ही जला दिया था, अब एक नया हमला करे। जंगल का निचला हिस्सा पहाड़ों के मोटे मोटे तनों और उन तनों पर जमी काई की मोटी चादरों से बना था, जिनके अंदर की नमी पिछली सर्दियों में पूरी तरह समाप्त हो गई थी। अब आग ने पेड़ों से होते हुए निचले हिस्से पर गोता लगाया और जंगल की फर्श को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। अब यह कहा जा सकता था कि सही अर्थों में जंगल का विध्वंस शुरू हो गया था। चीगांव के जंगलों के लिए इस हवा ने लोगों को कुछ मौका दे दिया होता, बशर्ते वे लोग लगातार मीटिंगों में नहीं व्यस्त रहे होते। परंपरागत सोच वाले कुछ ग्रामवासियों ने अपना सारा समय बस यही अफसोस जताने में बिता दिया कि किस तरह झील के सुनहरे हंस गायब हो गए। किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि वह सोचे कि अगर सर्दियों में झील के ऊपर बर्फ की मोटी परत पड़ी थी, तो वे हंस वहां से उड़े कैसे होंगे। इस बीच आधुनिकता की लहर में गोते लगाने वाले नौजवान आग के अभूतपूर्व दृश्यों को देखने में ही लगे रहे। लामा जामकन गोनबो जैसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी सारा वक्त अफसोस जाहिर करने में बिता दिया। वे लोग बस इसी तरह की बातें किया करते थे। अब आप ही देखो कि हम कैसे शांति में रह सकते हैं। जब तक लोग अलग अलग गुटों में खुद को बांटे रहेंगे, तब तक यहाँ कभी शांति नहीं होगी। लामा के ये शब्द स्थानीय कहानियों से लिए गए थे। बहुत ठोस रूप में अगर कहें तो ये कहानियां आदिवासी इतिहास में मिलती हैं, जो दादू नदी के ऊपरी हिस्से में रहा करते थे। चीगांव के पास जो नदी बहती है, वह दादू नदी की एक शाखा थी। इस संबंध की वजह से दादू नदी की आसपास की कहानियां भी चीगांव के इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। यह कहानी एक उच्छ्वास के साथ शुरू होती है और बड़ी उदास गति से आगे बढ़ती रहती है। यह उस जमाने की बात कहती है जब जंगली घोड़ों की एक नस्ल को चुनकर घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जंगली घोड़ों को पालतू बनाने के कौशल और तकनीक ने सबसे पहले मनुष्य के अंदर दिमाग और ताकत के बीच फर्क को रेखांकित किया। पहली बार मनुष्य ने अपनी जाति के बीच भेद पैदा किया और यह भूल गया कि प्रकृति ने पुरुष और स्त्री के रूप में पहले से ही एक कुदरती विभाजन रेखा खींच दी है। मानव जगत ने वह समरसता खो दी जो उसे आदिम दिनों की अराजकता के दौरान हासिल थी, और उसने ऐसा रास्ता पकड़ लिया जो तरह तरह के संघर्षों की दिशा में जा रहा था। इन संघर्षों के नतीजे के तौर पर दुनिया में नफरत का जन्म हुआ और इसके बाद से लगातार शांति भंग होती गई। इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि तथाकथित मानव इतिहास विभिन्न तरह के वर्गीकरण के इतिहास के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसे अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के ऊपर थोप दिया गया है। अतीत में कोई भी व्यक्ति या तो चालाक होता था या मूर्ख, खूबसूरत होता था या बदसूरत, गरीब होता था या धनी, और रईस परिवार का होता था या निम्न परिवार का। इसके बाद नई नई श्रेणियों का आविष्कार हुआ। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति या तो धार्मिक होगा या अधार्मिक। इसे थोड़ा और आगे चलने पर यह सवाल पैदा हुआ कि आप इस धर्म में यकीन करते हैं या उस धर्म में। आज हम लोग जब लोगों के बारे में बात करते हैं तो यह देखते हैं कि कौन प्रगतिशील है और कौन पीछे की तरफ जा रहा है।
जब इन नई श्रेणियों का जन्म हुआ तो जो लोग अनिवार्य रूप से आहें भरते रहे हैं, उन्होंने खुद को गलत खेमे में पाया और देखा कि मानवीय श्रृंखला में वे सबसे नीचे के पायदान पर हैं। जो लोग खुद को सही खेमे में मानते हैं, यानी नौजवान, उत्साही दिमाग के लोग, मस्त तबीयत के लोग और ऐसे बहुत सारे लोग, उन्हें सबसे नई और सबसे ताजा चीजों में ही उत्साह मिलता है। वे उन बातों पर अफसोस नहीं करते जिन्हें किस्मत ने उनसे दूर कर दिया है। अफसोस करने वाली आबादी उस समय भी अफसोस ही कर रही थी जब उल्टी बह रही हवा ने आग को पीछे ठेल दिया। उन्होंने इस बात पर अफसोस किया कि भगवान ने मदद करने के लिए किसी को नहीं भेजा और कोई भी व्यक्ति यह साहस नहीं कर सका कि वह पहाड़ तक जाए और यहाँ तक कि किसी के अंदर भी उत्सुकता नहीं थी कि वह एक इलाका ऐसा बनाए जो वृक्षों से रहित हो ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। दरअसल परियोजना का निचला आधा हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया गया था और इसे बुलडोजर लेकर आई टीम ने किया था, जो वहां पहुंचे ट्रकों के मुकाबले बहुत भारी थे। पहाड़ से नीचे की ढलान बहुत अच्छी थी और वहां इतनी जगह थी कि उस ढलान पर आसानी से बुलडोजर अपना काम कर सके। घने काले धुएं और इंजनों की गड़गड़ाहट के बीच इन मशीनों ने अपनी विशाल बाल्टियों की मदद से सारी घासों को निकालकर बाहर किया, जिससे काली मिट्टी दिखाई देने लगी। इन बुलडोजरों की मदद से एक के बाद एक उखाड़े गए पेड़ों को गहरी खाई में फेंक दिया गया, लेकिन ये मशीनें कुछ दूरी तक ही चढ़ाई पर जा सकी। नौजवानों की निगाह में ये बुलडोजर नए युग के प्रतीक थे, एक ऐसा प्रतीक जिसने इन लोगों को इतना शक्ति संपन्न कर दिया था कि वे बुजुर्ग लोगों के सामने अपना सीना फुलाकर चल सके। सुओपो ने इन नौजवानों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया था और फिर वे अलग अलग दस्तों का नेतृत्व करते हुए पहाड़ की तरफ गए थे। इनके साथ वह कुल्हाड़ियां नहीं थी जिनकी मदद से मजदूरों ने पेड़ काटे थे, बल्कि मशीनें थी, चेन से चलने वाली आरी, धातु के चलने वाले दांत, जिनसे देखते ही देखते बड़े बड़े पेड़ों को गिरा दिया जाता था, और ऐसे उपकरण जो पेड़ों की सामूहिक छतरियों को समाप्त करने में माहिर थे। ये उपकरण कुछ सेकंड के लिए काम करते और फिर पेड़ों के अलग अलग हिस्से जलाने वाली लकड़ी का रूप ले लेते। बाद में जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था, बशर्ते जंगल की सफाई का काम उसी रफ्तार से चला होता। लेकिन लोगों का तौर तरीका यह नहीं था। यहाँ तक कि जब भगवान द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति मदद के लिए आया तो उसके साथ तालमेल बैठाने में ही इन लोगों को बहुत मुश्किल हो गई। पहाड़ पर काम शुरू होने से पहले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस काम में आधा दिन भी बीत गया। कोई वहाँ यह कहने वाला नहीं था कि वे यहाँ सभाएं करने नहीं आए हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्हें अपना सारा समय जंगल को बचाने में लगाना चाहिए। और ये सारी बातें इस सच्चाई के बावजूद हुई कि हर व्यक्ति इसी बात की चिंता जाहिर कर रहा था कि इस धरती की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को पूरी कोशिश के साथ बचाने की जरूरत है। अंत में जब काम सचमुच शुरू हुआ, उस समय भी बीच बीच में इसलिए काम को रोका जाता था कि मीटिंग की जाती थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आ लाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। इसी के साथ हमारा आज का यह अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जियान।